इस बार फसल अच्छी होगी पिताजी। इस बार फसल को अच्छा होना ही होगा बेटा मनोहर। अब तक 2 बार कर्जा ले चुके हैं। जमींदार का स्वभाव अच्छा है, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा है। ये है मनोहर और वो उसके पिता सूर्यकांत। दोनों ही किसान हैं और बिना किसी की मदद के खुद ही अपने खेत के सारे काम करते हैं। पिछले साल बाढ़ की वजह से सारी फसल पानी में बर्बाद हो गई थी। इसलिए सूर्यकांत चिंता कर रहा है कि अगर इस साल भी बाढ़ में फसल खराब हो गई तो सूर्यकांत और उसके बेटे की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और वो दोनों कर्जे में डूब जाएंगे। फिर से बादल छा रहे हैं। मैं जाकर खेत में से पानी निकलने का रास्ता बनाकर आता हूँ। तब तक तुम गायों को चारा डाल दो। लगता है कहीं जा रहे हो सूर्यकांत। सब ठीक तो है ना? ऐसे अचानक से जमींदार आते ही सूर्यकांत डर जाता है, लेकिन जमींदार ऐसे ही एक पुराने दोस्त की तरह बात करने के लिए आता है। बादल छा रहे हैं खेत में, वही जा रहा था। तुम सच में बहादुर हो सूर्यकांत। पिछले साल के इतने बड़े नुकसान के बावजूद फिर से फसल उगा रहे हो। आधे से ज्यादा किसान इस साल मजदूरी ही कर रहे हैं। सूर्यकांत कहता है कि नुकसान के डर से खेती छोड़ देंगे तो बाद में खाएंगे क्या? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमींदार सूर्यकांत की बात सुनकर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। सूर्यकांत भी अपने औजार उठाकर खेत में चला जाता है और हर तरफ से पानी जाने के लिए रास्ते बनाता है। ऐसे सूर्यकांत और मनोहर दिन रात फसल के पीछे मेहनत करते हैं। फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है पिताजी। हमें जल्दी ही फसल की खेती शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बेटा, हम कल सुबह ही सारी फसल काट लेंगे और कल ही मंडी लेकर जाएंगे। इसीलिए सुबह जल्दी उठना। ऐसे कहते हुए दोनों बाप बेटे खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात होते ही तेज हवा के साथ जोरों की बारिश शुरू होती है। सूर्यकांत उस बारिश में भी खेत में जाने के लिए तैयार होता है। पिताजी, खेत में इतनी सारी रास्ते बना तो दिया है आपने। अब इस बारिश वहाँ पर जाने का क्या फायदा? बारिश के थमने का इंतजार करते हैं। जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होगी, हम पहले खेत में जाएंगे। ऐसे कहते हुए मनोहर अपने पिता को रोक लेता है, लेकिन वो बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती है। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश कम नहीं होती है। इसलिए चाहे जो भी हो कहकर मनोहर और सूर्यकांत खेत में छाते पकड़कर जाते हैं। हवा और बारिश इतने तेज थी कि उसके छाते रास्ते में ही फटकर उड़ जाते हैं। खेत में पहुंचकर देखा तो वहां पर टूटकर बिखरे हुए पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन पास में ही दूसरा किसान अपनी बची हुई फसल को एक कवर से छुपने की कोशिश कर रहा था। अफसोस बाद में कर लेना बेटा। यहाँ पर आओ, रंगा की मदद करते हैं पहले। ऐसे सूर्यकांत और मनोहर अपने साथी की मदद करते हैं, बची हुई फसल को उसके घर तक लेकर जाने में। शुक्रिया मेरे दोस्त। इतनी तेज बारिश में मुझे मेरा खुद का भाई भी छोड़कर चला गया था। शुक्रिया। घर सही सलामत पहुंचने के बाद कहना। ऐसे कहते हुए रंगा को उसके घर तक पहुंचा देते हैं दोनों बाप बेटे। ऐसे खुद ही घर लौट जाते हैं। घर पहुंचने के बाद
सूर्यकांत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पानी में भीगने और फसल के बारे में सोचने की वजह से। 2 दिन बाद बारिश कम होती है। बारिश कम होते ही मनोहर जमींदार के पास नौकरी शुरू कर देता है और उस खेत को बेचकर अपने पिता का इलाज करवाता है और जमींदार का सारा कर्जा लौटा देता है। ऐसी बाढ़ की वजह से एक किसान पूरी तरह से हमेशा के लिए हार जाता है। पवन कुमार एक 10वीं कक्षा का लड़का है। पवन बिना आगे पीछे सोचे अपने मन में जो आए बोलता रहता है और ये कभी नहीं सोचता है कि उसकी बातों से सामने वाले को कितना तकलीफ होती है। पिताजी, हमें स्कूल की तरफ से ट्रिप लेकर जा रहे हैं। मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 तो नहीं है बेटा मेरे पास। किसी और दिन चले जाना ट्रिप पर। वो बात सुनकर पवन को गुस्सा आता है और वो अपने पिता से बड़ी बड़ी बातें कह देता है। ये सब हमेशा का था, लेकिन इस बार पवन के पिता अजय इस समस्या का एक हल निकलते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। किचन में कुछ कांच की ग्लासें हैं। तुम्हें जब भी गुस्सा आए, हर बार एक ग्लास तोड़ दो और जो वजह है उसे एक चिट्ठी पर लिख दो। ठीक है कहकर पवन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से अजय के घर में थोड़ी थोड़ी देर में एक ग्लास टूटते जाते हैं। ऐसे कुछ दिनों बाद पवन 10वीं क्लास कंप्लीट कर लेता है और उसके सारे कांच के ग्लास भी खत्म हो जाते हैं। पिताजी, सारे कंच के ग्लासेस खत्म हो गए हैं। इस बार गुस्सा आने पर क्या करूं? गम लो और जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार एक एक ग्लास को फिर से जोड़ते जाओ। अब मजाक कर रहे हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ते हुए बैठना मुझसे नहीं होगा। जोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही बेटा, वरना 10th में इतनी घटिया नंबर से फेल होने के लिए मुझे तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे कहते ही पवन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और हर बार गुस्सा आने पर एक एक ग्लास जोड़ता हुआ बैठता है। कुछ दिनों बाद वो सारे टूटे हुए ग्लास भी जुड़ जाते हैं और एक दिन पवन अपने पिता के पास आकर ऐसे कहता है। अब तो वो सारे ग्लासेस भी जुड़ गए हैं। अब क्या करवाने का इरादा है आपका? टूटे हुए ग्लासेस जोड़ी है मैंने। ये कोई आसान बात नहीं है। हाँ बेटा, ये कोई आसान बात नहीं है। इसमें बहुत सब्र चाहिए होता है। इधर आओ मेरे साथ। तुम्हारे जुड़े हुए ग्लासेस में पानी भरकर देखते हैं वो कितनी मजबूत जुड़े हैं। ऐसे कहते हुए अजय अपने बेटे पवन के साथ मिलकर उन ग्लासेस में पानी भरता है, लेकिन एक ग्लास में भी ढंग से पानी नहीं रुकता है। हर ग्लास की दारों में से पानी लीक होता रहता है। वो देखकर पवन के पिता अजय उससे ऐसा कहता है। ये ग्लासेस तो जुड़ने के बाद भी किसी काम की नहीं है। कैसे ठीक किया है तुमने इसे? शायद तुमने पूरी कोशिश नहीं की थी। क्या बात कर रहे हो पिताजी आप? पता है, ये एक ग्लास को ठीक करने में मेरा पूरा दिन बीत जाता था और आप कह रहे हो कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की? बुरा लग रहा है ना? इतनी मेहनत से काम करने पर भी कोई आपकी काम की तारीफ ना करके उल्टे बातें सुनाए तो तकलीफ होती है ना? ऐसे कहते हुए अजय अपने बेटे से कहता है कि जब वो किसी चीज की जिद करता है
और अजय किसी मजबूरी की वजह से वो जिद पूरी नहीं कर पाता है। तब पवन उसे ऐसी बातें कहता है कि अजय का दिल उस कांच की ग्लास जैसे टूट जाता है। बाद में जब अजय मजबूरी में ही सही अपने बेटे की जिद पूरी करता है, तब वो एक छोटा सा सॉरी कह देता है और पवन का वो सॉरी उस दोबारा से जुड़े हुए कांच की ग्लास की दारू जैसा होता है। तुमने गम से ग्लास तो जोड़ लिया और सॉरी कहकर मुझे मना तो लिया, लेकिन वो दोबारा जुड़ने वाली ग्लास किसी काम की नहीं है, ना ही तुम्हारी सॉरी किसी काम का होता है। ये आखिरी बार मुझे माफ कर दो पिताजी। आज के बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे पता नहीं था कि किसी को इतनी तेज पहुंच सकती है। अजय कहता है कि कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहो और बात करने से पहले एक बार सोच लो कि क्या बात कर रहे हो। कहीं तुम्हारी बातों से आगे वालों को तकलीफ तो नहीं होने वाली है। तब से पवन अपने पिता की बात सुनकर अच्छे से रहने लगता है।